और बीजेपी आक्रामक है और अब एक बार फिर से आबकारी विभाग जिनके अधीन है मनीष सिसोदिया, उनके घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन करने पहुंच चुकी है। सिर्फ आज बीजेपी का एक ही मंत्री के नहीं बल्कि दिल्ली के 7 मंत्रियों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और आप देखिए कि किस तरीके से जो पहला बैरिकेड है वो तोड़ दिया गया है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए कि दिल्ली के जो 7 मंत्री हैं उनके पुतला जो दहन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। लगातार आक्रामक इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी दिख रही है, कहीं धरना प्रदर्शन है तो कहीं विरोध प्रदर्शन दिख रहा है और साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी पूरे इस मामले पर दिल्ली सरकार को घेरने की हर रोज तैयारी कर रही है। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके में आज सुबह एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई और इस वक्त आप देखते हैं वही तस्वीरें। सुबह करीब 8 बजे के आसपास एक 4 मंजिला इमारत जिसका निर्माण चल रहा था वो ढह गई और जिसके बाद मलबे में कुछ लोग दबे थे। उसी के बाद से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें स्थानीय लोग, पुलिस, दमकल विभाग और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। मलबे को हटाया जा रहा है। फिलहाल मलबे से 5 लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया है और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे के नीचे अगर कोई और भी मौजूद है तो उसको भी तुरंत निकाला जा सके, उसको भी तुरंत ही अस्पताल भेजा जा सके। तो फिलहाल कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाकर यहाँ से अगर इस मलबे में कोई और मौजूद है तो उसे भी तुरंत निकाल कर अस्पताल भेजा जा सके। कौशिक, न्यूज़ 24। सोनाली फोगाट की हत्या के बाद सुर्खियों में आए गोवा के कर्लीज क्लब पर चल रही तोड़क कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये कार्रवाई कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा चलाई जा रही थी जिसमें 100 से अधिक पुलिस के जवान लगातार तोड़क कार्रवाई में लगे हुए थे। अगर इस क्लब की बात करें तो ये क्लब काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इस क्लब के खिलाफ 2016 से ही एनजीटी में भी शिकायतें गई हैं। इस क्लब के खिलाफ हाल फिलहाल में मामला तब आया जब पता चला कि इस क्लब में ही ड्रग्स के ओवरडोज के कारण सोनाली फोगाट की मौत हो गई। इस क्लब पे सीआरजेड के उल्लंघन का मामला काफ़ी पहले से था लेकिन उस पर कार्रवाई से जो मालिक है वो लगातार कोर्ट का सहारा लेकर बच रहा था। लेकिन जब ये सोनाली फोगाट की हत्या का मामला सामने आया तब क्लब के मालिक की गिरफ्तारी भी हुई जो फिलहाल जमानत पर रिहा है। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया तब गोवा के मुख्यमंत्री ने क्लब के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और इन्हीं सब मामलों को लेकर क्लब पर तोड़क कार्रवाई चल रही थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोवा। देश में चावल की बढ़ती कीमतें और कम पैदावार की आशंका के बीच सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने अब फैसला किया है कि अब इस पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चावल पर टैक्स लगाने की घोषणा इसलिए की है क्योंकि जो भी चावल विदेश भेजा जाता है उसकी वजह से देश में दाम बढ़ने की आशंका है। सरकार ने गैर बासमती चावल के कुछ वैरायटी के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया है। इन दिनों चावल का एक्सपोर्ट बढ़ गया था और सरकार ने इसे रोकने के लिए चावल पर एक्सपोर्ट टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। 9 सितंबर 2022 से ये फैसला लागू होगा। देश के कई इलाकों में कम बारिश हुई है, इससे चावल की बुआई और कटाई में परेशानी हुई है और इसे देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वर्ष में चावल की पैदावार कम होगी और देश में इसकी किल्लत हो सकती है। कैमरामैन कालीकांत के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राहुल गांधी ने करीब 12 से 13 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार को राहुल गांधी ने आगाज कर दिया था। साल 2024 के आम चुनावों को देखते हुए कन्याकुमारी से पार्टी की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई थी। करीब 3500 किलोमीटर की इस पैदल मार्च को 150 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसका अंतिम पड़ाव कश्मीर होगा। यात्रा को कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोनिया गांधी भी इसे लेकर खासी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वो इसमें पूरे दिल से शिरकत करेंगी। पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम कर सकती है।
राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने हाँ क्यों नहीं भरी, उन्होंने कहा कि जब दिन आएगा, अध्यक्ष पद के चुनाव का दिन आएगा, तब वो इस बारे में कोई फैसला करेंगे। अभी ना उन्होंने हाँ कहा, ना उन्होंने ना कहा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, कन्याकुमारी, न्यूज़ 24। बिहार में जाति के साथ आर्थिक गणना इसी साल शुरू होगी और नवंबर से यह गणना शुरू होगी। इसमें जातियों के साथ साथ आर्थिक गणना भी होगी। आपको बता दें कि इसके लिए समान प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नवंबर से यह गणना शुरू होगी और मार्च 2023 में इसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और समान प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को करीब 200 जातियों की लिस्ट जारी की है जिनकी जनगणना की जाएगी। इसमें करीब 22 अनुसूचित जाति हैं, 32 अनुसूचित जनजाति हैं, 30 पिछड़ा वर्ग हैं, 113 अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और 7 उच्च जाति शामिल हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति काफी तेज चली थी और केंद्र सरकार ने इसे इनकार करने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधन के बूते यह जनगणना करना शुरू किया है। मार्च 2023 में इस जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पे हैं। 9 सितंबर और 10 सितंबर को वो राजस्थान के जैसलमेर में रहेंगे, जहां कई सरकारी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो उनका है, तनोट देवी का दर्शन है और वहां पे बन रहे जो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है उसका वो शिलान्यास करेंगे। बता दें आपको कि तनोट देवी के का महत्व इसलिए है कि वहाँ पे जो आखिरी सीमा लगती है बॉर्डर पे राजस्थान के, वो लोंगेवाला है और वहाँ पे बहुत मान्यता है तनोट देवी के मंदिर का। वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत से पर्यटक वहाँ आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा वहाँ पे एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। 1971 के युद्ध में ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और ऐसी मान्यता है कि दुश्मन की तरफ से जब भी कोई हमला, जब भी कोई आक्रमण, गोला बारूद कुछ चलता है तो यहाँ पे कोई घायल नहीं होता, किसी को कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होता। इसी मान्यता की वजह से तनोट की बहुत महत्व समझी जाती है और बड़े पैमाने पर एक बॉर्डर टूरिज्म वहाँ पे तैयार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में देश और विदेश के पर्यटक वहाँ पे आ सकें। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। राजस्थान सरकार ने एक बड़ी योजना का लोकार्पण किया है, वह है शहरी विकास रोजगार गारंटी योजना। अब तक आपने मनरेगा का ही नाम सुना होगा, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने आज से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार अब शहरी इलाके के लोगों को भी मिलेगा। कोरोना और दूसरी मुश्किलों के दौरान बेरोजगार होने वाले लोगों को एक बड़ी यह सहायता होगी, क्योंकि 100 दिन का ये पूरा रोजगार उन्हें मिला जाना है। और इसके तहत जल स्वावलंबन, पर्यावरण, नगर निकायों में जिस तरह से पोस्टर वगैरह हटाने हैं, बैनर हटाने हैं, उन सब में काम दिया जाएगा। और ख़ास अब देखिए, ये जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं यहाँ पर, उन लोगों से बातचीत की जा रही है। ख़ास बात यह भी है कि इस योजना के तहत 270 रुपये मिनिमम न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और 333 रुपये की ये मैक्सिमम यानी कुशल श्रमिक हैं उन्हें दिया जाएगा। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जमीन के एक हिस्से को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं। दोनों समुदायों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन राजौरी द्वारा धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 लागू होने के बाद ही जगह जगह पर अर्धसैनिक बलों के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कई PCR वैन से अनाउंसमेंट की जा रही है कि राजौरी में धारा 144 लागू की गई है, आप इसका पालन करिए, जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीते कल भी कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था और दोषी स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी, उन्हें स्कूल से निकालने की मांग की गई थी। आज भी स्टूडेंट्स के छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है और मांग की जाती है कि जिन दोषी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की है उन्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाए। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। उज़्बेकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से पहले यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच एक बहुत बड़ा पैक्ट सामने आया है, जिसके चलते जो 2 सालों से इस इलाके में भारतीय सेना और चीनी पीएलए हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा इलाके में तैनात थी, वहां पर अब दोनों सेनाओं ने डिसएंगेज यानी पीछे हटने का निर्णय ले लिया है। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से इस इलाके में गलवान घटना के बाद लगातार तनाव बना हुआ था, दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आई थी, तब से यहां पर सेना की तैनाती लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब इस बैठक से जो उज्बेकिस्तान में एससीओ की होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग शायद शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब श्रीनगर, न्यूज़ 24। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार वाम फ्रंट वापस से अपनी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और पश्चिम बंगाल में हो रहे दुर्नीति के खिलाफ ईडी और सीबीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज ईडी दफ्तर के सामने देख सकते हैं कि यहाँ जो वाम फ्रंट सीपीएम जो इसमें सारे जो घटक दल हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से दुर्नीति चल रहा है उसके खिलाफ जल्द से जल्द आंदोलन कराया जाए और जिस तरह से जो लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली है उन्हें वापस जल्द से जल्द नौकरी स्कूल शिक्षा जगत में मिले। देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शिक्षा जगत में यहाँ पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उसके जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय यहाँ पे ईडी के बाद उन्हें जेल हिफाजत में है। वही गौ तस्करी का मामले में यहाँ पे देखिए अनुव्रत मंडल को जिस तरह से उन्हें जेल भेजा गया है। वाम फ्रंट भी अब सड़कों पे उतर चुका है। 2024 के पहले अपनी लोकसभा चुनाव में बिगुल फूंक दिया है, वापस से अपनी जमीन तराशने के लिए। जिस तरह से 34 साल सीपीएम यहाँ पे शासक में पश्चिम बंगाल में थी और सत्ता पाने के लिए जिस तरह से वापस यहाँ पे जन का मुद्दा, लोगों का मुद्दा उठाकर आज यहाँ ईडी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। लखनऊ के लेटे हुए हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद लखनऊ पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां ये तलाश रही हैं इस घटना के पीछे का आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। तमाम एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कहीं ये दंगा भड़काने की साजिश तो नहीं थी। टॉक स्थित लेटे हनुमान मंदिर में की गई तोड़फोड़ के बाद गिरफ्तार तौफीक से अब यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं। सीएम योगी ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए आला अफसरों को तफ्तीश से जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल यूपी पुलिस ने तौफीक अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब जांच एजेंसियां तौफीक को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करने की तैयारी कर रही हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। ऑपरेशन नेस्तनाबूद के बाद यूपी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ अब ऑपरेशन प्रहार शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के जरिए योगी सरकार माफियाओं और उनके करीबियों का आर्थिक तंत्र कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही ऐसे कारोबारों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जो अवैध तरीके से या तो माफियाओं या फिर उनके करीबियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबली और माफियाओं की संपत्तियां जब्त करने के बाद योगी सरकार की निगाहें अब ऐसे माफियाओं के उन करीबियों पर टिकी हुई है जो न केवल अवैध रूप से कारोबार करते हैं बल्कि अपनी अवैध कमाई से अपराध के साम्राज्य को भी बढ़ावा दे रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। खबर पंजाब से। पंजाब में जिस तरह से बाहरी राज्यों से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है और उसी के चलते पंजाब पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है इनको रोकने के लिए। पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर आई स्कैनर अल्ट्रा मॉडर्न लगाए जाएंगे और वहीं पर स्कैनर लगाए जाएंगे। स्नाइपर डॉग की तैनाती की जा रही है, फोरेंसिक टीमें होंगी और 12 के लगभग जो नाके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, पंजाब के साथ लगता हिमाचल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह पर नाकेबंदी की जाएगी और 24 घंटे ये नाके पुलिस कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड रहेंगे और वहीं पर जो गाड़ियां चोरी की हैं उनको वहीं पर स्कैन करने के बाद उनका पता लग जाएगा। एक नाके की निगरानी डीएसपी लेवल का अधिकारी करेगा और उसके नीचे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होंगे जो 24 घंटे पूरी निगरानी करेंगे इन 12 नाकों की। और वहीं पर ही स्नाइपर डॉग का भी इस्तेमाल किया जाएगा कि गाड़ी की यदि तलाशी ली जाए तो उसमें ड्रग्स और हथियार ना हो। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।
गुजरात हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी है। तुषार गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में साबरमती डेवलपमेंट योजना को चुनौती दी थी। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पुनर्विकास योजना के दौरान 5 एकड़ में फैले मुख्य आश्रम परिसर को छुआ तक नहीं जाएगा और इसी बिना पर तुषार गांधी की याचिका को खारिज किया गया है। याचिकाकर्ता तुषार गांधी ने ये कहते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ये योजना महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं और वसीयत के विपरीत है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार के इस आश्वासन के बाद में तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी है कि पुनर्विकास योजना के जरिए महात्मा गांधी के विचारों और दर्शनों को बढ़ावा मिलेगा और इसका लाभ देश और दुनिया के तमाम लोग ले सकेंगे। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। प्रदेश में किसानों को मिलने वाले यूरिया में सप्लायर ने एक बड़ा खेल किया है, जिसके बाद सीएम शिवराज एक्शन में आए और सप्लायर कंपनी के खिलाफ न सिर्फ एफआईआर करने बल्कि सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल ये पूरा मामला जबलपुर संभाग के सिवनी, डिंडोरी, मंडला और दमोह के जिलों का है, जहां पर 25 तारीख को जबलपुर में यूरिया की एक रेक आई थी, जिसमें 2600 से ज़्यादा मैट्रिक टन यहां पर इन जिलों में पहुंचाना था। इनमें से 70% तय हुआ था कि ये जो यूरिया है वो इन जिलों के सरकारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी वहां पहुंचेगा, लेकिन महज 30% ही यूरिया सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी तक पहुंचाया गया और बाकी यूरिया गायब करते निजी जो फर्म हैं उनको उनके गोदामों में पहुंचाया गया। पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रेल अब अपने ही देश में हाई स्पीडी ट्रेन के चक्के बनाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 18 महीने के भीतर भारतीय रेल तकरीबन 2 लाख प्रति वर्ष चक्के अपने ही देश में बनाए जाएंगे। इसके पहले हाई स्पीडी ट्रेन और बुलेट ट्रेन के लिए जो चक्के का निर्माण होता था उसका टेंडर जापान से होता था, लेकिन रेल मंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 18 महीने में वो 2 लाख से ज़्यादा व्हीलचेयर अपने ही देश में बनाएंगे। भारतीय रेल आने वाले वक्त में अब इंपोर्टर के बदले एक्सपोर्टर की भूमिका अदा करेगा। इसके लिए बाकायदा आज रेलवे ने टेंडर जारी किया और बहुत जल्द ही कहां-कहां प्लांट लगेगा इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। लगभग 19 महीने बाद खुल चुका है कर्तव्य पथ। जो पहले राजपथ था अब वो कर्तव्य पथ बन चुका है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये जो 3 किलोमीटर का फासला है ये है कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था और आज से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती का दीदार आज से आम जनता कर सकती है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग, चूंकि भारी धूप है इस वक्त, उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं और खूबसूरती के दीदार करने भी आ रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया और आज से आम लोगों का दीदार राजपथ से बना कर्तव्य पथ पर कर सकते हैं। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। गाजियाबाद के संजय नगर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 11 साल के एक मासूम को पिटबुल ने अपना शिकार बनाया। हालांकि गनीमत ये रही कि एक युवक बीच में आया, उसने उस बच्चे को बचाया और इतनी देर में पिटबुल अपना काम कर चुका था। यानी उस पर जो हमला किया था 150 टाके उस बच्चे के गले में, मुंह पर, यानी कहा जाए कि मकसद जो पिटबुल का था वो हमला करके मारने का था। लेकिन उसी बीच एक युवक उसको बचा लेता है। लेकिन इस घटना के बाद परिवार सदमे में है। परिवार का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे जानवरों को घर पे ना रखा जाए, ना पाला जाए। अगर पाला जाता है तो उसके नियम कायदे होने चाहिए। और जिस तरीके की ये घटना थी काफ़ी हैरान कर रही है, जिससे परिवार परेशान है, लोग हैरान हैं और कहीं ना कहीं एक डर के, एक सदमे के माहौल में है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, गाजियाबाद। पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। यह इस बात से ही लगा सकते हैं कि कल देर रात जब पटना के बिरबोर थाने की पुलिस अपने इलाके में छापेमारी करने को गई थी तो वहां उसे विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस की टीम गई थी खेतान मार्केट में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने। सूचना मिली थी कि वहां कुछ हथियारबंद लोग वहां जमा हैं और वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
पुलिस वहां मौके पे पहुंची तो अपराधी भाग खड़े हुए, लेकिन भागते हुए अपराधियों को पुलिस ने जब पकड़ा तो उसके बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और भीड़ ने दौड़ा कर पुलिस वालों की पिटाई कर दी। दरअसल यह वाकया है पटना के पीरबहोर थाने की कल देर रात जहां पे यह घटना घटी है। इस पूरे कार्रवाई में जहां एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ जो बाकी अपराधी हैं जो जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्हें हिरासत से वो लेकर भागने में सफल हुए हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। मुंबई में गणेश विसर्जन को शुरुआत हो चुकी है और एक एक कर मुंबई के गणपति गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही मुंबई का मशहूर, जिसे मन्नत के लिए जाना जाता है, वो लालबाग का राजा भी अपने इस पंडाल से गिरगांव चौपाटी की तरफ निकल पड़ा है और कल सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच यानी 20 घंटे की दूरी तय करने के बाद लालबाग के राजा का विसर्जन यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर इस 20 घंटे के सफर में लालबाग के राजा मुस्लिम बहुल इलाके नागपाड़ा से होकर गुजरते हैं और वहाँ पर देर रात मुस्लिम भाई लालबाग के राजा का जबरदस्त वहां पर स्वागत करते हैं। पिछले 70 से 80 सालों से ये परंपरा यहाँ पर चलते आ रही है। भीड़ देख सकते हैं कि लगातार 2 साल मुंबई में गणेश उत्सव नहीं था, अब 2 साल बाद ये भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई पुलिस भी इस पूरे गणेश उत्सव में पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त के साथ नजर आ रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 10 दिन पहले मुंबई में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और आज बाप्पा के विदाई का दिन है। जिस ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ बाप्पा का आगमन हुआ था, उनका स्वागत हुआ था, कुछ उसी भावपूर्ण और भक्तिपूर्ण तरीके से उनको विदाई दी जा रही है। मुंबई के समुद्री तट पर एक जन सैलाब उमड़ा पड़ा है बाप्पा के भक्तों का, जो बाप्पा को विदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ समुद्री तट पर बल्कि मुंबई के तालाबों पर भी बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है। मुंबई में पिछले 2 साल से कोविड काल था, इसलिए कई सारी पाबंदियां थी गणेश उत्सव में, लेकिन इस बार गणेश उत्सव का अलग ही रंग देखने को मिला क्योंकि कई सारी जो पाबंदियां थी उसे हटा ली गई थी कोविड काल के चलते। कोविड के मामले को कम देखते हुए राजनेताओं ने भी इस गणेश उत्सव का काफी मौका उठाया। न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि जो उप मुख्यमंत्री थे और विपक्षी जितने भी नेता थे, सभी ने बाप्पा का स्वागत अपने घर में किया। यहाँ तक कि देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी मुंबई पहुंचे हुए थे लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए। पूरे 10 दिन तक ये उत्सव चला। राजनेताओं ने भी इसका काफी जमकर एक मौके के तौर पर उठाया, अपना न सिर्फ लोगों के बीच में जाने के लिए बल्कि अपने जनसंपर्क को कायम करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। नियंत्रण रेखा से सटे इस इलाके में जहां पहाड़ियों के उस तरफ से पाक कब्जे वाले कश्मीर से लगातार शेलिंग होती थी, इस मैदान में बम और गोले गिरते थे और यहाँ पर काम करना तो दूर की बात है, खड़ा होना भी मुश्किल होता था। वहाँ आज पिछले साल से तस्वीर काफी बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले साल से ही युद्ध विराम के चलते बमबारी बंद हो गई थी, लेकिन इस वर्ष यहाँ किसान काफी सालों बाद या कहे तो दशकों के बाद इस तरह से नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास में खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अब वो न केवल अपने लिए फसलें उगा रहे हैं बल्कि इतनी फसल उन्हें इस वर्ष मिल रही है कि उसका ये लोग कारोबार भी कर रहे हैं और ये फसलें बेचकर अपने लिए रोजगार भी यहाँ पर बना रहे हैं और लोग खुशहाली के साथ नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साफेलो, गुरेज, न्यूज़ 24। अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र फाइनली अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि बहुत ही लोगों का इंतजार था इस फिल्म को लेकर और फाइनली सारे सिनेमा घरों में ब्रह्मास्त्र रिलीज हो चुके हैं और आज के दिन बहुत सारे ऐसे बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR के अलावा हैदराबाद और बेंगलोर में भी फिल्में रिलीज हो गई हैं। लोगों का उत्साह बहुत ही ज़्यादा है। इसमें आपको बता दें कि अयान मुखर्जी ने बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग की है, बहुत ही अच्छे विजुअल्स इफेक्ट है, VFX यूज किए गए हैं और भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाओं के बारे में भी बहुत ही सटीक रूप में उसे बताया गया है और दर्शाया भी गया है। इसके अलावा आज के दिन लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। सारे थिएटर्स इस वक्त फुल चल रहे हैं और बहुत सारे बॉयकॉट जैसे नेगेटिव कमेंट्स के बाद भी फाइनली ये फिल्म अपने नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज हो चुका है। कैमरा पर्सन अनंतों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24 मुंबई।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।